नई परिभाषा करने जा रहे हैं होम्योमॉर्फिज्म या तद्वता। एक कोई भी फलन f दो दूरिक समष्टि x से y में परिभाषित है। अगर ये फलन f जो है वो x से y में कुछ इस प्रकार से परिभाषित हो कि f11 यानी एकेकी आच्छादक परिभाषा आपने पढ़ी हुई है एकेकी फलन और आच्छादक फलन की। x का प्रत्येक अवयव y के एक अवयव से संबंध रखता हो और आच्छादक का मतलब y में कोई भी अवयव खाली ना बचे, प्रत्येक अवयव का पूरा प्रतिबिंब विद्यमान हो। एकेकी सिद्ध करने का तरीका था f ऑफ a बराबर f ऑफ b लेके चलते हैं। इसको सॉल्व करके अगर हम ये सिद्ध कर दें कि ओनली a बराबर b है और कोई कंडीशन नहीं बनती है तो उस स्थिति में वो फलन एकेकी फलन था। आच्छादक में हम ये लिखते थे f ऑफ x बराबर y, x का मान ज्ञात करते थे y के पदों में। अगर x का मान y के पदों में ज्ञात करने पर जैसे f इनवर्स ऑफ y परिभाषित हो जाए तो y का मान कैपिटल Y से रखने पर अगर x का मान कैपिटल X से रिलेटेड आता है तो वह फलन आच्छादक फलन है, अन्यथा वो आच्छादक या ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो कोई भी फलन जो x से y में परिभाषित है, दो दूरिक समष्टि x और y में परिभाषित है, वह 1 और ऑन टू एकेकी आच्छादक हो। और दूसरी कंडीशन f तथा f इनवर्स दोनों सतत हो तो दिया गया फलन तद्वता कहलाता है, अन्यथा दिया गया फलन तद्वता नहीं है। इसी प्रकार की एक और परिभाषा है, परिभाषा ये इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में आई हुई है कई बार और आने की पूरी संभावना है इसमें से। एक समान सतत फलन है या यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन इसमें हमारे पास है कि अगर f x से y में एक कंटिन्यूस फंक्शन है, एक f x से y, x और y कोई भी दो दूरिक समष्टि है जो x, d और y, d डैश के रूप में परिभाषित है, तो यह फलन जो है वो एक समान सतत कहलाता है यदि x1 और x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X तथा f ऑफ x1, f ऑफ x2 बिलोंग्स टू कैपिटल Y के लिए dx1, x2 का मान डेल्टा से स्मॉलर होने पर d डैश f ऑफ x1, f ऑफ x2 का जो मान है वो एप्सिलॉन से स्मॉलर आए। यानी किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य जो दूरी है वो अगर डेल्टा से स्मॉलर होने पर उनकी इमेज के मध्य जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से स्मॉलर आता है तो दिया गया फलन एक समान सतत है, अन्यथा दिया गया फलन एक समान सततता नहीं है। ये दो परिभाषाएं हैं, लिख लीजिए। समदूरिकता को परिभाषित कर रहे हैं। कोई भी एक फलन f x से y में परिभाषित है जहां x और y दो दूरिक समष्टि हैं जो x d और y d डैश से परिभाषित है, तो ये फलन या ये जो हमारे पास फलन है वो समदूरिकता कहलाती है। इस फलन को हम समदूरिकता कहेंगे यदि x1 और x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X, f ऑफ x1, f ऑफ x2 बिलोंग्स टू कैपिटल Y के लिए x1 और x2 के मध्य जो दूरी है वही उनकी इमेज के बिटवीन डिस्टेंस आ जाए, यानी ये दोनों बराबर हो जाएं तो उसे समदूरिकता कहते हैं। यानी x और y में किन्हीं दो अवयवों के मध्य अंतर अगर उनकी इमेज के मध्य अंतर के बराबर हो तो उसे समदूरिकता या समदूरिक फलन कहते हैं। ये फलन की परिभाषा है, समदूरिक फलन है अर्थात x1 और x2 के बीच में अगर 2 इकाई का अंतर आ रहा है तो उनकी इमेज के बीच में भी अगर 2 इकाई का अंतर आए
तो उसे हम समदूरिकता कहेंगे। इसी में एक और हमारे पास परिभाषा आती है संकुचन प्रतिचित्रण। कॉन्ट्रैक्टिंग मैपिंग। इसके अंदर हमारे पास है कि एक फलन f x से x में, एक फलन f इस प्रकार से परिभाषित है कि c जो स्मॉलर देन है 1 से और ग्रेटर देन है 0 से कोई भी वास्तविक संख्या के लिए अगर df ऑफ x1 कोमा df ऑफ x2 के मध्य जो अंतर है या दूरी है वो स्मॉलर देन हो जाए c टाइम्स ऑफ dx कोमा y के, x1 कोमा y1। भी हमने x1 और x2 के मध्य दूरी ज्ञात की है, इधर f ऑफ x1 और f ऑफ x2 के मध्य दूरी ज्ञात की है। ये जो दूरी है अगर 0 और 1 के बीच में किसी बिंदु के लिए c को गुणा करने पर dx1 x2 से स्मॉलर बन जाती है तो उसे हम संकुचन प्रतिचित्रण कहते हैं, या इस f को हम संकुचन प्रतिचित्रण कहेंगे। एक इसमें यह परिभाषा याद रखना, f समदूरिकता जो होगी उसमें f अकेकी होना जरूरी है। f अकेकी हो, उसके बाद में अगर इस नियम का पालन करता है तो समदूरिकता कहलाता है। और संकुचन प्रतिचित्रण में f x से x में कुछ इस प्रकार से परिभाषित हो कि किन्हीं दो अवयवों के मध्य इमेज का अंतर हमेशा स्मॉलर बन जाए उन दोनों बिंदुओं के मध्य अंतर से जब c से गुणा करें तो। c क्या है? 0 और 1 के बीच में कोई भी मान है। 0 और 1 का मतलब 1/2, 1/3, 1/5 कुछ भी मान हो सकता है, तो इसे संकुचन प्रतिचित्रण कहेंगे। परिभाषाएं लिख लो दोनों। थ्योरम कर रहे हैं हम बानाक स्थिर बिंदु पर में, इस बुक की अपने लास्ट थ्योरम कर रहे हैं अभी। ये बुक कंप्लीट है अपनी, इसके बाद में इससे एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बीच में 1-2 एग्जाम्पल जो आज टॉपिक करवाए हैं उससे बेस्ट एग्जाम्पल्स आप ट्राई करके देख लेना, हो जाएंगे आपसे। फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना, वरना मंडे से अपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नई बुक स्टार्ट करेंगे। इसमें हमें बनाक स्थिर बिंदु प्रमेय में ये दिया हुआ है कि x, d एक पूर्ण दूरिक समष्टि है। पूर्ण दूरिक समष्टि हमने परिभाषा की थी पूर्ण दूरिक समष्टि की, जिसके अनुसार xd में परिभाषित प्रत्येक कोशीय अनुक्रम अगर किसी एक निश्चित बिंदु की ओर अभिसरित होता है तो उसे हम पूर्ण दूरिक समष्टि कहते हैं। तथा f x पर एक संकुचन प्रतिचित्रण, अभी अभी हमने परिभाषा की है कि f x से x में परिभाषित एक फलन कुछ इस प्रकार से होगी, उनकी जो इमेज है वो स्मॉलर देन बने c ऑफ dx, y से। f ऑफ x, f ऑफ y के मध्य जो दूरी है वो स्मॉलर देन हो हमारे पास c टाइम्स ऑफ dx, y से, जहाँ c 0 और 1 के मध्य कोई भी एक वास्तविक धनात्मक संख्या है तो उसे संकुचन प्रतिचित्रण कहते हैं। तब x में एक अद्वितीय अवयव x इस प्रकार विद्यमान होगा कि f ऑफ x x के बराबर होगा। इसका मतलब यह है कि x में एक ही अवयव ऐसा होगा जिसकी इमेज खुद के बराबर आएगी, यानी f ऑफ x जो है वो x के बराबर होगा। एक ही ऐसा अवयव होगा, एक से ज़्यादा अवयव नहीं हो सकते, और f ऑफ x के बराबर आएगा ऐसा एक अवयव जरूर विद्यमान होगा। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम माना x और y कैपिटल X के कोई भी दो एलिमेंट हैं और f x से x में संकुचन प्रतिचित्रण है। अगर ये संकुचन प्रतिचित्रण है तो इसका मतलब होगा कि dfx, fy का मान स्मॉलर देन होगा c dx, y से। अभी अभी परिभाषा की थी हमने। इसी तरह से c f²x, f² y को अगर परिभाषित करेंगे तो ये स्मॉलर होगा c
एफ एक्स कोमा एफ वाई से, और सी एफ एक्स कोमा एफ वाई अभी अभी हमने प्रूव किया है सी स्क्वेयर डी एक्स कोमा वाई से स्मॉलर होगा। एफ स्क्वेयर एफ ओ एफ को परिभाषित कर रहा है, एक बार एफ लगाया है तो सी से मल्टीप्लाई करने पर एक्स वाई से स्मॉलर बन रहा है, एक बार और एफ लगाएंगे तो सी टाइम्स ऑफ डी एफ एक्स कोमा एफ वाई से स्मॉलर होगा क्योंकि संकुचन प्रतिचित्रण है, और डी एफ एक्स कोमा एफ वाई फिर से इससे स्मॉलर है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो सी स्क्वेयर डी एक्स वाई से स्मॉलर बनेगा। कुछ इसी प्रकार से एफ क्यूब एक्स कोमा एफ क्यूब वाई को अगर परिभाषित करेंगे तो ये सी क्यूब ऑफ डी एक्स कोमा वाई से स्मॉलर आएगा, और अगर एफ एन ऑफ एक्स कोमा एफ एन ऑफ वाई को परिभाषित करेंगे तो ये सी एन डी एक्स कोमा वाई से स्मॉलर बनेगा। संकुचन प्रतिचित्रण की परिभाषा से हमने किया है। यहाँ पे संकुचन प्रतिचित्रण में ये था कि एक बार फलन को परिभाषित करने पर वो सी टाइम्स ऑफ उन दोनों के मध्य दूरी से स्मॉलर आएगा। दो बार एफ स्क्वायर का मतलब है एफ ओ एफ, एक बार और फलन को परिभाषित कर रहे हैं तो वो सी टाइम्स ऑफ पहले फलन से, और फिर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो सी स्क्वायर से स्मॉलर आएगा। इस प्रकार से हम एन टाइम्स तक इसको सॉल्व कर सकते हैं संकुचन प्रतिचित्रण को डिफाइन करते हुए। इसी प्रकार से हम मान के चलते हैं कि एक एलिमेंट x0 जो है वो कैपिटल X का एलिमेंट है, और कुछ इस प्रकार से, क्योंकि पूर्ण दूरिक समष्टि और संकुचन प्रतिचित्रण है दोनों को परिभाषित कर रहा है, तो x1 जो है वो मान लेते हैं f ऑफ x0 को प्रदर्शित करता है, x2 जो होगा वो f ऑफ x1 को परिभाषित करेगा, लेकिन अगर x1 की वैल्यू पुट कर दें तो इसको f स्क्वायर ऑफ x0 लिखा जा सकता है। x3 को परिभाषित करेंगे f क्यूब ऑफ x0, x4 को परिभाषित करेंगे f4 ऑफ x0 लिखा जा सकता है, और इसी प्रकार से xn प्लस 1 को परिभाषित करेंगे तो fn ऑफ x0 या fn माइनस 1 ऑफ x1 से रूप में लिखा जा सकता है। यह मान के चलते हैं कि फलन x1 जो है वो f ऑफ x0 से संबंधित है, x2 जो है वो f ऑफ x1 से संबंधित है, और f स्क्वायर x0 कह सकते हैं इसको, x3 जो है वो f ऑफ x0 से संबंधित है। अब हम सबसे पहले दो बिंदु डी एक्सएन कोमा एक्सएम को लेके चलते हैं। यहाँ हम मान के चलते हैं कि m ग्रेटर देन है n से। अगर m ग्रेटर देन है n से तो m बराबर मान लेते हैं n प्लस k के बराबर है। m बड़ा है n से और m बड़ा है n से, तो उस स्थिति में m को हम मान लेते हैं n प्लस k के बराबर है। परिभाषा से डी एक्सएन कोमा एक्सएन प्लस के, ये स्मॉलर देन की कंडीशन त्रिभुज असम्मिका का नियम लगाएंगे। त्रिभुज असम्मिका की कंडीशन से इसको हम लिख सकते हैं एक्सएन कोमा एक्सएन प्लस 1, एक्सएन प्लस 1 से स्मॉलर होगा, प्लस एक्सएन प्लस 1 कोमा एक्सएन प्लस 2 प्लस एक्सएन प्लस 2 कोमा एक्सएन प्लस 3, और इस तरह से चलता जाएगा। लास्ट में जो स्टेप बनेगा वो डी एक्सएन प्लस के माइनस 1 से एक्सएन प्लस के तक परिभाषित किया जाएगा। यहाँ हम एम इक्वल्स टू एन प्लस के ले रहे थे, इसके टुकड़े कर लिए हमने। त्रिभुज असम्मिका का नियम लगाया है। त्रिभुज असम्मिका के नियम के अनुसार इन दो के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, दो से ज़्यादा के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। उनके बीच में हमने मान लिया n+1 से लेकर और n+k-1 तक के अवयव आ रहे हैं, जिनके रूप में इनको विभाजित कर दिया हमने। अभी जो हमने प्रूफ किया उसके अनुसार हम इस पार्ट को लिख सकते हैं xn को। यहाँ अगर हम xn की वैल्यू लिखेंगे तो ये बन जाएगी fn ऑफ x0। x1 जो था वो fx1 0 के इक्वल था, x2 f स्क्वायर x0, x3 f क्यूब x0, तो xn जो होगा वो fn x0 के इक्वल आएगा। कुछ इसी प्रकार से अगर हम xn प्लस 1 को लिखेंगे तो fn ऑफ x1 लिख सकते हैं। थ्योरम इम्पोर्टेंट है, देख लेना ध्यान से।
दूसरा पार्ट एक्स एन प्लस वन को अगर परिभाषित करेंगे तो इसको लिख सकते हैं एक्स एन प्लस वन एक्स जीरो, एन प्लस वन एक्स वन। इसको लिखा जा सकता है एफ एन प्लस टू एक्स जीरो, एन प्लस टू एक्स वन, और इस तरह से ये स्टेप्स आगे तक आते रहेंगे। इसमें जो परिभाषित किया था एफ एक्स कोमा एफ वाई सी ऑफ एफ डी एक्स वाई, एफ स्क्वेयर वाई सी स्क्वेयर डी एक्स वाई, एफ क्यूब जो था वो सी क्यूब, एफ एन जो है वो सी एन के बराबर था। ये नियम अगर यहाँ लगा देते हैं तो डी ऑफ एक्स एन कोमा एक्स एन प्लस के स्मॉलर देन होगा हमारे पास सी एन डी एक्स जीरो कोमा एक्स वन, सी एन प्लस वन डी एक्स जीरो कोमा एक्स टू एक्स वन, और इसी तरह से ये स्टेप्स आगे चलते रहेंगे। इन सब में से कॉमन आ रहा है सी एन डी एक्स जीरो कोमा एक्स वन, ब्रैकेट में बचेगा वन प्लस सी स्क्वेयर। ये एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बन रही है, और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के अंदर अगर हम n टेंस टू इनफाइनाइट के लिए परिभाषित करें तो उसका जो योग होता है वो हमारे पास a अपॉन वन माइनस आर से प्रदर्शित किया जाता है। अगर a अपॉन वन माइनस आर से परिभाषित करेंगे तो इसका जो मान आएगा वो वन अपॉन वन माइनस सी बन जाएगा, अर्थात डी एक्स एन कोमा एक्स एन प्लस एक जो है वो स्मॉलर देन होगा हमारे पास सी पावर एन डी एक्स जीरो कोमा एक्स वन अपॉन वन माइनस सी से। ये हमने नियम लगाया इसमें ए आर स्क्वेयर अगर अनंत पदों तक परिभाषित करते हैं तो इसका योग a अपॉन वन माइनस आर से परिभाषित किया जाता है। यहाँ r की जगह c आ रहा था तो हमने c का उपयोग किया है। n टेंस टू इन्फिनिटी के ऊपर अगर इन दो बिंदुओं को परिभाषित करें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर डी एक्स एन कोमा एक्स एम, क्योंकि m का मान n प्लस के लिया था हमने, तो ये टेंस टू हो जाएगा हमारे पास जीरो से, क्योंकि c की पावर n c एक से छोटा है जीरो से बड़ा है, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर c की पावर n जो होगी वो जीरो को परिभाषित करेगी, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो टेंस टू हमारे पास जीरो की कंडीशन को डिफाइन करेगा। अर्थात इन दोनों बिंदुओं के मध्य जो दूरी है वो लगभग जीरो की ओर अग्रसर है, या ये कह सकते हैं कि एक्सन और एक्सएम के मध्य जो अंतर है वो हमारे पास जीरो से हमारे पास ग्रेटर है, बट जीरो के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, एप्सिलॉन से स्मॉलर की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कोशी अनुक्रम में हमने ये परिभाषित किया था कि किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य जो अंतर है या दूरी है वो एप्सिलॉन से स्मॉलर आता है, तो इसका मतलब वह कोशी अनुक्रम किसी एक निश्चित बिंदु की ओर अभिसरित होगा। अर्थात ये जो अनुक्रम एक्सन जिसके दो अवयव हमने लिए, ये n टेंस टू इन्फिनिटी पर एक निश्चित बिंदु x की ओर मान के चलते हैं कि अभिसरित होता है, कोशी अनुक्रम है। और कोशी अनुक्रम की ये परिभाषा थी कि एक्सन कोमा एक्सएम किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य दूरी जो है वो अगर जीरो की ओर अग्रसर होती है तो इसका मतलब वो जो अनुक्रम है वो किसी एक निश्चित बिंदु की ओर अभिसरित होगा, और वो निश्चित बिंदु हम मान के चल रहे हैं इसमें स्मॉल x है, यानी स्मॉल x की ओर ये अनुक्रम अभिसरित है। हमें यह सिद्ध करना है कि f ऑफ x जो है वो बराबर है x के। इसको प्रूफ करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर xn के इक्वल, क्योंकि यहाँ से हमने जो कंडीशन बनाई है उसके अनुसार लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर xn की वैल्यू जो है वो x के इक्वल होगी। इसको सॉल्व करें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर f ऑफ xn लिखा जा सकता है। यहाँ पे जो हमने कंडीशन ली थी x1 जो था वो f ऑफ x0 के बराबर था, x2 जो था वो f ऑफ x1 के बराबर है, तो जो ये मान होगा वो हमारे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर xn प्लस 1 के बराबर होगा।
ये भी एक अनुक्रम का अवयव है। अगर संपूर्ण अनुक्रम x की ओर अग्रसर है तो इसका मतलब इसका जो मान होगा वो भी हमारे पास x की ओर अग्रसर होगा, अर्थात f ऑफ x जो है वो इक्वल होगा x के। यानी पहली कंडीशन जो थी कि एक बिंदु ऐसा विद्यमान है जिसके लिए f ऑफ x x के बराबर है, ये हमने सत्यापित कर दिया। अभी हमें यह सिद्ध करना है कि इस प्रकार का केवल एक ही अवयव विद्यमान होगा, दो अवयव नहीं हो सकते। इसको प्रूफ करने के लिए हम मान के चलते हैं इसमें कि दो अवयव माना x और y इस प्रकार के हैं जिनके लिए f ऑफ x और f ऑफ y जो हैं वो बराबर हैं। माना x तथा y बिलोंग्स टू कैपिटल X के लिए f ऑफ x भी x के बराबर है और f ऑफ y भी y के बराबर है। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो dx, y बराबर होगा dfx, fy के, क्योंकि fx x के बराबर है और fy y के बराबर है, इसलिए f ऑफ x, y जो होगा वो बराबर होगा d ऑफ fx, fy के। और dfx, fy क्योंकि ये संकुचन प्रतिचित्रण को परिभाषित करता है, fx, fy का मान हमेशा स्मॉलर देन होता है c d x, y से। इसका मतलब ये हो गया कि x, y c टाइम्स ऑफ dx, y से स्मॉलर है, जहाँ c का मान 0 और 1 के मध्य है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी भी दूरी को c से गुणा करने पर, c का मतलब 1 से छोटा कोई भी मान है, 0.1, 0.2, उससे गुणा करने पर उससे छोटा हो जाए? नहीं हो सकता। बड़ा ये पार्ट कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, ये पार्ट हमेशा छोटा होगा अगर पॉइंटों में किसी भी एक से छोटी किसी भी संख्या से गुणा करते हैं। जैसे 2 है, 2 को अगर 0.1 से गुणा करोगे, क्या 0.2 जो होगा वो 2 से बड़ा हो जाएगा? ये कभी भी नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। और अगर ये संभव नहीं है तो ये एक ही कंडीशन पर संभव हो सकता है, जब dx, y की वैल्यू 0 हो, और dx, y की वैल्यू 0 का मतलब है x और y बराबर हो, अन्यथा ये संभव नहीं है। अर्थात ऐसा केवल एक ही अवयव होगा जिसकी इमेज जो है वो f ऑफ x बनती है, अन्यथा और कोई भी अवयव की इमेज खुद की इमेज खुद नहीं बनाएगा। ये बनाक स्थिर बिंदु पर में